Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today is our lecture number 25 class 8 history. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा जैसे चैप्टर नंबर 3 जो वो हमारा कंप्लीट हो गया, हम चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा पहला टॉपिक है आपके रिड्यूस कोर्स के मुताबिक दैट इज़ नेहरू रिपोर्ट एंड कायद आज़म 14 पॉइंट। तो आज ही के लेक्चर में जो है हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और ख़ास तौर पर जो कायद आज़म के 14 पॉइंट है उससे रिलेटेड हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन आज के दिन जो है वो आज के टॉपिक में करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारी रूटीन में शामिल होता है कि हम जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो पिछला रिकैप होता है उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि पिछली चीज़ें आपके जहन में आ जाएं और इसी को फिर आगे हम कंटिन्यू करके आगे चलें। जहाँ पर हमने जो है इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था, ख़ासतौर पर जो 1918 से लेकर 1922 तक जो दौर था उस टाइम जो है वो काफ़ी मूवमेंट्स आ रही थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक पैन इस्लामिक मूवमेंट थी, रेशमी रुमाल मूवमेंट, और ख़ासतौर पर जो है वो खिलाफत मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही थी। खिलाफत मूवमेंट के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से लास्ट के लेक्चर में जो डिस्कस किया कि खिलाफत मूवमेंट का बेसिक बैकग्राउंड क्या था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ख़ास तौर पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है जब ख़त्म हो गई थी तो उसमें जो शिकस्त खाने वाले जो ग्रुप था उसमें ओटोमन अम्पायर भी शामिल था, और ओटोमन अम्पायर उस वक्त जिसको सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है, और वहाँ पर मुसलमानों की होली प्लेसेस जितने भी थी वो सारी ओटोमन अम्पायर के ही अंडर आती थी। तो जितने भी अलाइड फोर्सेस थी जो इस जंग में जो है सक्सेसफुल हुई थी, ख़ासतौर पर बात करें तो ब्रिटिश, स्पेन, फ्रांस वगैरह ये सारे इस ग्रुप में शामिल थे, और एंड दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द पार्ट्स ऑफ द तुर्की अमंग ईच अदर। ठीक है, तो उनका ये ख्याल था कि ये सारा जो तुर्की और ओटोमन अम्पायर का जो सिलसिला है, इतने बड़े पार्ट्स हैं, ख़ासतौर पर होली प्लेसेस के मकामात हैं, ये सारे आपस में जो है ये टुकड़े इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं ओटोमन अम्पायर के, और इसको जो है वो आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो ज़ाहिर बात है ये जो चीज़ थी मुसलमानों के लिए, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान हो चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुस्लिम्स थे, दे वर नॉट फीलिंग जो है ना कंफर्टेबल, जब उनको ये महसूस हुआ कि हमारे होली प्लेसेस ख़ासतौर पर खाना काबा, रोज़ा रसूल या सहाबा कराम के मज़ारात, तो ये सारी जो होली प्लेसेस थी डेफिनेटली दे वर वेरी सेक्रेड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो ख़ास तौर पर जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे उन्होंने एक ख़ास मूवमेंट स्टार्ट की, दैट इज़ नाउन एज द खिलाफत मूवमेंट, और द पर्पस ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वाज टू प्रोटेक्ट एंड सेव द खिलाफत। ठीक है, इसको खिलाफत को बचाना, कैलिफ की जो है वो इज़्ज़त को बरकरार रखना, दैट वाज द मोटिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था जो बड़े बड़े लीडर्स इस मूवमेंट में जो है जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट से जो है पार्टिसिपेट किया, देवर मौलाना मोहम्मद अली जोर एंड शौकत अली। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जहाँ सब कॉन्टिनेंट में हिंदूज़ भी थे और मुसलमान भी मैक्सिमम जो है मेजॉरिटी में मौजूद थे, दो ही बड़ी कम्युनिटीज़ थी यहाँ पर। तो इस खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हिंदूज़ भी चाहते थे कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर सेल्फ रूल हो जाए, ब्रिटिश से उनको जो आज़ादी मिल जाए। तो उन्होंने भी इस मौके को गनीमत जाना और मुसलमानों के साथ वो इकट्ठे हो गए, और इसमें खिलाफत मूवमेंट में जो है उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों पर जो है ब्रिटिशर्स पर प्रेशर डालना जो है वो शुरू किया। तो फिर इसके साथ साथ मूवमेंट काफ़ी यानी इसने ज़ोर पकड़ा 1918 से लेकर 1922 तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये मूवमेंट जो है ये ख़त्म होगी, और जो है ना जो ही खिलाफत का ऐलान यानी जो खिलाफत वाला सिस्टम था ओटोमन अम्पायर का, जो ही वो कैलिफ सिस्टम ख़त्म हो गया तो ये खिलाफत मूवमेंट भी जो है वो ख़त्म हो गई है। फिर इसमें हमने कुछ जो है वो कुछ ऐसी मूवमेंट भी देखी थी जिससे मुसलमानों को काफ़ी जो है वो जानी और माली नुकसान हुआ, जिसमें हमने हिजरत मूवमेंट को देखा था कि यहाँ के कुछ जो बड़े बड़े उलमा इकराम थे मुसलमान जो थे, उन्होंने फतवा दे दिया कि ये जो जगह है ये दारुल हर्ब है, यहाँ पर रहने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान आज़ादाना नहीं रह सकते, देयरफॉर दे शुड माइग्रेट फ्राम दिस प्लेस। तो ये लोग फिर यहाँ से अफ़गानिस्तान चले गए, लेकिन अफ़गानियों ने जो है इनको अपने मुल्क में आना जो है ना वो नहीं जाने दिया, ये लोग फिर इनको वापस आना पड़ा, ये प्रॉपर्टी सब कुछ बेच कर आए थे। तो डेफिनेटली जब ये वापस आए तो मौसम की सख्ती की वजह से और कुछ माली तंगी की वजह से बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ इनका। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने पिछला लेक्चर तसल्ली से जो है वो देखा होगा। टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 25, जिसमें हम पहला जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज़ नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो है दैट वाज प्रेजेंटेड बाय मोतीलाल नेहरू इन 1928 को जो है ये रिपोर्ट पेश की गई थी। अब इसका पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट वाज टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक ड्राफ्ट तैयार करना जो फ्यूचर में आने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोतीलाल नेहरू की ड्यूटी क्यों लगाई गई इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए,
इसकी असल वजह यह थी कि ब्रिटिशर इससे पहले मुसलमानों को और हिंदूज़ को जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक शक्ल दे चुके थे कि आपको हम इस तरह का हम लाए अमल चाहते हैं। जैसे इससे पहले 1927 में साइमन कमीशन आया, उसने कुछ तजावीज़ात इनके सामने पेश की कि हम आगे फ्यूचर में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिससे हम सारे इकट्ठे मिलकर चलेंगे, राइट्स दिए जाएंगे। डिफरेंट जो है उन्होंने एस्पेक्ट जो है इसकी जो है ना डिस्कस की कि फ्यूचर में जो बनने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा ये। लेकिन जब साइमन कमीशन ने हिंदूज़ के लीडर से और मुसलमानों के लीडर से वक्तन फ़वक्तन जो है मुलाकात की, तो वो उसको जो है इनके रवैयों से, इनके एटीट्यूड से और इनके रिस्पॉन्स से बिल्कुल यानी कि अच्छा महसूस नहीं हुआ और वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ। तो उसने फिर जो है इन मुसलमानों के लीडर्स को और हिंदुओं के लीडर्स को चैलेंज किया कि आप में अगर इतना जो है वो काबिलियत मौजूद है तो आप ही अपने मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना के हमारे सामने पेश करें, तो हम जो है वो देखेंगे, अगर वो बेहतर लगा तो फिर आगे उसको जो है वो इसका हिस्सा बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस चैलेंज को जो है मोतीलाल नेहरू ने जो कबूल किया, यानी सारी पार्टीज़ ने कबूल किया और उन्होंने मिलकर जिस बंदे को चूज़ किया कि ये शख्स जो है ये एक ड्राफ्ट तैयार करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड दैट पर्सन वाज मोतीलाल नेहरू। एंड मोतीलाल नेहरू जो है इन दिस रिगार्ड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन्ड इन फरवरी 1928 to prepare a draft for the constitutional reforms. मोतीलाल नेहरू was nominated as the chairman of the committee to submit the report। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब इनकी पार्टीज़ की गई, यानी सारे लोग जब इकट्ठे हुए, तो हिंदुओं के तो सारे पार्टीज़ के नुमाइंदे सारे मौजूद थे, लेकिन नो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी वाज इनवाइटेड टू दिस कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों के किसी लीडर्स को इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शामिल नहीं किया गया। तो डेफिनेटली हिंदुओं का जो माइंड जो है ना वो यही था कि ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स दिए जाएँ, सीट्स दी जाएँ, बात की जाए, वो सारी हिंदुओं की होनी चाहिए और मुसलमानों को किसी सूरत जो है वो फेवर ना किया जाए। अगर हम लोग नेहरू रिपोर्ट के कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, जिसमें खास तौर पर नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया को एक डोमिनियन का जो है वो दर्जा दिया जाएगा और इसमें जो है जो सीट्स रखी जाएंगी, जो पार्लियामेंट्री सीट्स होंगी वो मेजॉरिटी की बुनियाद पर रखी जाएगी। ठीक है, डेफिनेटली वो ये सारा जो था हिंदूज़ को फेवर करने के लिए डोमिनियन का स्टेटस का मतलब यह है कि अब सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी, उसी का सारा कंट्रोल होगा अब ऑल ओवर द जो है सब कॉन्टिनेंट में उसी की डोमिनेंसी होगी और पावर ऑफ सीट्स जो है वो सिर्फ मेजॉरिटी पार्टी के पास होगी, जिसका मतलब यह है कि मुसलमानों के पास सीट्स ना हो, मैक्सिमम सीट्स जो है वो हिंदुओं के पास हो। इसी तरह जो है नेहरू ने मजीद कहा कि इंडिया शुड हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड 6 मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय वायसराय। ठीक है, और 6 मिनिस्टर जो होने चाहिए वो वायसराय जो उसको अपॉइंट करे। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स है जो है नेहरू रिपोर्ट के। ये हमारा टॉपिक डिटेल से नहीं है, ये सिर्फ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो हम इसको ज़्यादा जो है वो डिस्कस नहीं करते। जो इससे हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट, तो हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। दैट इज़ आवर लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर भी किया गया है। ये अगर हम लोग कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट की बात करें तो कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट जो है 1929 में पेश किए। एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड प्रेजेंटिंग दिस 14 पॉइंट? द रीज़न वाज दैट कायद-ए-आज़म wanted to give the answer against the नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू ने रिपोर्ट मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तैयार की थी, जो उसने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार किया था, तो कायद-ए-आज़म चाहते थे कि मैं उसका एक अच्छा और मुदल्लल जवाब दूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है वो मुसलमानों को भी प्रॉपर्ली सूट करे। ये तो कायद-ए-आज़म के अगर 14 पॉइंट की बात करें तो इसका पहला पॉइंट था दैट वाज द गवर्नमेंट शुड बी फेडरल। यानी कायद-ए-आज़म का ख्याल था, यानी कायद-ए-आज़म की राय थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बने उसमें गवर्नमेंट जो है वो फेडरल होनी चाहिए। फेडरल का मतलब ये होता है कि एक वफाकी हुकूमत होगी और जो प्रोविंसेस होंगे उनको अपनी अपनी जो ऑटोनमी दी जाएगी। फेडरल का कंट्रोल ओवरऑल पूरे मुल्क में तो होगा, लेकिन जो है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फुल कंट्री के तौर पर जो है वो काम करेंगी। पावर्स जो है वो इक्वली डिवाइड होगी, कैपिटल के अंदर भी और सूबों के अंदर भी। और इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट भी कायद-ए-आज़म का था कि ऑल प्रोविंसेस विल हैव इक्वल ऑटोनमी। जितने भी सूबे हैं, चाहे वो हिंदू मेजॉरिटी के हों चाहे वो मुस्लिम मेजॉरिटी के हों, दे शुड हैव जो है वो इक्वल ऑटोनमी जो है उनके पास, यानी इक्वल पावर्स उनके पास होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो था माइनॉरिटीज़ मस्ट हैव इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज़ इन एवरी प्रोविंस। जितने भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, जो कानून साज असम्बली हैं, चाहे वो सेंटर के अंदर हो चाहे वो सूबों के अंदर हो, उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं, डेफिनेटली मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। तो कायद-ए-आज़म जो है मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए उन्होंने ये पॉइंट पेश किया कि कम अज़ कम मुसलमानों की एक इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो नज़र भी आए और जो मौसर भी हो। जो
फिर 4 नंबर पॉइंट को मजीद आपने एक्सप्लेन किया कि एटलीस्ट जो है 1/3 ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर विल बी मुस्लिम, कम अज़ कम लेजिस्लेचर में 1/3 लोग जो है वो मुसलमान होने चाहिए। 1/3 का मतलब ये है कि अगर जो है ना लेट्स सपोज कर लेते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर की टोटल सीट 99 हो, तो उसको आप 1/3 कर दें, यानी 3 से उसको डिवाइड करें। जब 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33। तो कायदे आज़म का ख्याल ये था कि एटलीस्ट जो है ना 1/3 सीट जो है वो मुसलमानों की लाजमी जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में होनी चाहिए। सेंट्रल लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि जो सेंटर के अंदर कानून साज असम्बली जो कि जो कानून बनाने वाला जो इदारा होता है उसके अंदर मुसलमानों की सीट्स होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है जी, कम्युनिटीज़ कैन चूज़ वेदर टू हैव अ सेपरेट और जॉइंट इलेक्ट्रेट। जो भी कम्युनिटीज़ हैं, वेदर दे आर हिंदूज़, दे आर मुस्लिम, दे आर क्रिश्चियंस, पारसी, ये उनका राइट होना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आप सेपरेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या जॉइंट इलेक्ट्रेट में आप हिस्सा लेना चाहते हैं। ये ठीक है। सेपरेट का मतलब ये कि जहाँ मुसलमानों की कम्युनिटी है वहाँ पर मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो, जहाँ हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर हिंदूज़ खड़े हो, जहाँ क्रिश्चियन की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर क्रिश्चियन के रिप्रेजेंटेटिव हो। दैट इज़ कॉल्ड अ सेपरेट जो है ना इलेक्ट्रेट। और जॉइंट इलेक्ट्रेट का मतलब ये होता है कि ओवरऑल यानी कि मिक्स, यानी कि अगर मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सारे इकट्ठे रह रहे हैं किसी जगह पर, तो इनमें से कोई सा भी नुमाइंदा जो है वो खड़ा हो जाए और ओवरऑल जो है जॉइंट इलेक्शन हो जाए। उसमें जो है वो ज़ाहिर बात है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो है वो ज़्यादा चांस है कि वो उनका नुमाइंदा जो है वो हार जाएगा। ये 6 नंबर पॉइंट जो है, मुस्लिम मेजोरिटीज इन पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड डब्ल्यूपी मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब बाय टेरिटोरियल चेंजेस। यहाँ पर आपने ये भी फरमा दिया कि ख़ास तौर पर अगर आपने पंजाब, बंगाल के पीके और बलूचिस्तान के अंदर अगर कोई टेरिटोरियल जो इलाके की अगर कोई तब्दीली करनी है तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो मुसलमानों की मेजोरिटी के इलाके हैं वो किसी सूरत भी डिस्टर्ब ना होएं। 7 नंबर पॉइंट जो है, फुल रिलीजियस लिबर्टी ऑफ बिलीफ, ऑब्जर्वेंस, एजुकेशन फॉर ऑल कम्युनिटीज़। जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो पारसी हैं, चाहे किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मजहबी लिहाज से उनको हर किस्म की जो है वो आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, अपनी इबादत के लिहाज से, अपनी तालीम के लिहाज से, अपने अकायद जो है ना इनके जो शायर होते हैं उनके लिहाज से जो है इनको हर किस्म की आज़ादी मिलनी चाहिए। फिर 8 नंबर जो है, इफ़ 3/4 ऑफ द कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लेजिस्लेचर थिंक अ बिल वुड हर्ट देयर इंटरेस्ट, द बिल वुड नॉट बी पास्ड। अगर कोई कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ कोई बिल बनने जा रहा है, कोई कानून बनने जा रहा है, अगर उस कम्युनिटीज़ के 3/4 मेंबर जो है इसको इनकार करें, इस बिल को रिजेक्ट करें, तो डेफिनेटली उस बिल को मुस्तरद हो जाना चाहिए। ये कायदे आज़म की राय है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पॉइंट जो है वो शामिल किया जाए। 9 नंबर पॉइंट जो है, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द बम्बई प्रेसिडेंसी। उस वक्त तक जो है अभी तक सिंध और बम्बई जो है ये कंबाइन हुए थे, ये अलग-अलग स्टेटस नहीं था इनका। तो डेफिनेटली सिंध में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, बम्बई में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। तो अब हिंदू तादाद में ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल डोमिनेट थे सिंध और बम्बई के अंदर। सिंध बम्बई एक ही ये सूबा था। तो कायदे आज़म ने जो है ये राय पेश की कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। और फिर बाद में जो हमने देखा कि 1936 में जो है ना वो सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया। 10 नंबर पॉइंट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान। NWFP जो आजकल KPK और बलूचिस्तान, उस वक्त तक इन दोनों को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, उनको जो है एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर जो वो प्रिंसली स्टेट्स के तौर पर इनको ट्रीट किया जाता था। तो अब यानी कायदे आज़म ने ये कहा कि जिस तरह बाकी सूबों में रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, उनमें बेहतर काम किए जाते हैं, जैसे पंजाब हो गया, इसके अलावा जो है दिल्ली हो गया, दक्कन हो गया, हैदराबाद हो गया, ये बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर बड़े तरक्याती काम किए जाते हैं। तो NWFP और बलूचिस्तान को भी सूबे का दर्जा दिया जाए, और जैसे सूबों को फैसिलिटीज़ और मराद दी जाती है तो इन दोनों सूबों को भी वो सारे रिफॉर्म्स इनके अंदर लाए जाइए। फिर 11 नंबर जो पॉइंट है, दैट इज़ मुस्लिम शुड गेट एन एडिक्वेट शेयर ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज। मुसलमानों को जो है जॉब्स के अंदर जो है एक मुनासिब जो है उनको उनका कोटा रखा जाए, उनको सीट्स वगैरह दी जाइए। 12 नंबर पॉइंट जो है, मुस्लिम कल्चर यानी एजुकेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, चैरिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड बाय गेटिंग अ फेयर शेयर ऑफ गवर्नमेंट मनी। यानी मुसलमानों की सकाफत, ख़ास तौर पर मुसलमानों की तालीम, मुसलमानों की ज़ुबान, उनकी मज़हब और उनका जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, खैरात के, ज़कात के, उशर के, हुकूमत जो है वो कोशिश करे कि उनकी माली जो है वो मदद साथ साथ करती रहेगी। अब हमारे पास जो 13 पॉइंट है, दैट इज़ बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट मस्ट हैव एटलीस्ट 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर्स सॉरी। यहाँ पर कायदे आज़म ने एक राय ये भी पेश की जहाँ उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर मुसलमानों के बारे में सीट्स के कहा था कि कम अज़ कम 1/3 सीट होनी चाहिए। इसी तरह आपने कहा कि जब सेंटर के अंदर यानी कैपिटल के अंदर और प्रोविंसेस के अंदर जब मिनिस्टर की फॉर्मेशन होगी, यानी जब मिनिस्टर्स बनेंगे इलेक्शन के बाद,
उनमें कम अज़ कम जो है 1/3 मुसलमानों के मिनिस्टर होने चाहिए, यानी उनकी सीट्स होनी चाहिए, कोटा होना चाहिए मुसलमानों का कि कम अज़ कम 1/3 मुसलमान मिनिस्टर या वज़ीर जो है वो उस असम्बली का जो है वो हिस्सा बनेंगे। और इसका लास्ट नंबर पॉइंट है, दैट इज़ 14 पॉइंट, चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप बाद में कोई तब्दीली करते हैं तो ये तब्दीली का हक़ जो है वो उस वक्त होना चाहिए जब रियासत ने उसको अप्रूव किया। रियासत के अप्रूव करने के बाद, यानी स्टेट के अप्रूवल के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजिंग की जाए, अदरवाइज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन की चेंजिंग को जो है वो एक्सेप्ट ना किया जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट। अगर हम इसको देखें कि इन 14 पॉइंट में जो है इसका क्या रिज़ल्ट निकला, तो मुसलमानों ने इस 14 पॉइंट का बड़ा अच्छा और खैर मकदम किया। दीज पॉइंट्स वर अप्रूव्ड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया। ज़ाहिर बात है ये सारे मुसलमानों को फेवर करते थे, हिंदुओं की फेवर में ये पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं थे। डेफिनेटली हिंदुओं का रिएक्शन कैसा आना था, दे रिजेक्टेड द कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट, यानी हिंदूज कांग्रेस रिजेक्टेड द कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट। फिर जो मुसलमानों की जो काउंसिल थी, दे एक्सेप्टेड 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म। A resolution was passed according to which no scheme for the future constitution of the government of India would be acceptable to the Muslim unless and until it included the 14 points of कायद-ए-आज़म। यहाँ पर मुसलमानों ने इत्तेहाद कर लिया, यूनिटी इख्तियार कर ली और मुसलमानों ने जो है ये बात क्लियर जो है ब्रिटिश को ये बात पहुँचा दी कि फ्यूचर के अंदर आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, जिस तरह का भी बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें हमें सिर्फ एक हमारी डिमांड है कि अगर तो कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले फिर तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर आपने कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट को उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल ना किए तो हम किसी सूरत भी किसी भी स्कीम को और किसी भी कानून को एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेंगे ये। अब इसके बाद जो कांग्रेस का रवैया आया वो भी काफ़ी जो है वो अपोजिट किस्म का था। कांग्रेस मेड एन अब्रप्ट डिमांड दैट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी अनाउंस्ड बाय द एंड ऑफ द 1929। अब जो है कांग्रेस वालों ने भी ब्रिटिश पर प्रेशर डालना शुरू किया कि एज सून एज पॉसिबल 1929 से पहले पहले आप जो है ये करें कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो ऐलान कर देंगे। अब इसके बाद जो है जो उस वक्त का जो वाइसराय था लॉर्ड इरविन, उसने जो है कांग्रेस की इस डिमांड को जो है वो रिजेक्ट कर दिया और एंड इंस्टेड प्रपोज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंग्लैंड टू मीट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू ब्रिंग एक्सेप्टेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स। अब कांग्रेस ने, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कांग्रेस की भी बात सुनी, उन्होंने मुसलमानों के लीडर्स की भी बात सुनी। जो नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी पढ़ी, कायद-ए-आज़म ने जो 14 पॉइंट पेश किए उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो है वो इसको भी पढ़ा। अब जो है अंग्रेज़ों ने ये फ़ैसला किया कि हम इस तरह करेंगे कि आपका एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सिलसिला रखेंगे जिसमें मुसलमानों के लीडर्स भी और हिंदुओं के लीडर्स को इंग्लैंड के अंदर बुलाया जाएगा, इनके साथ मीटिंग की जाएगी, जो जो इन्होंने पॉइंट जो है ना लिखे हैं, जो जो ड्राफ्ट बनाए हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और जो हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया हुआ है उसको भी डिस्कस करके एक लाए अमल तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो है फ्यूचर के अंदर जो है हम नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसकी फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्सिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं को जो है वो आपस में जो है एक कॉन्फिडेंस की एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट किए जाए, जिस तब जाके जो है वो अंग्रेज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे कि जो है ना बेहतर तरीके से हम इसको पेश कर सकेंगे। तो फिर इसके बाद जो अगला सिलसिला शुरू हुआ दैट वाज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ऑलमोस्ट 3 बड़ी बड़ी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई और आखिर में जाके फिर 1935 में अंग्रेज़ों ने जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इसको इन्फोर्स किया। दैट इज़ कॉल्ड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1935 एक्ट। उसको हम देखेंगे फ्यूचर के अंदर, लेकिन वो हमारे जो है वो रिड्यूस सिलेबस के अंदर जो है वो शामिल नहीं है। अब आप लोग जो है अगर अपनी एक्सरसाइज के अंदर आ जाएं तो एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आज के टॉपिक में हमने पढ़े, ख़ास तौर पर जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रीज़न टू राइट द नेहरू रिपोर्ट, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड। और इसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट, कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट के कोई से भी 3 पॉइंट लिखें जो सारे हमने डिस्कस किए। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है आज के दिन का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है आपका
इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपका नंबर 2 बनता है कि वाई डिड मोहम्मद अली जिन्ना ड्रा अब इस 14 पॉइंट के कायद आज़म ने जो है अपना 14 पॉइंट जो है वो क्यों पेश किए थे। तो प्यारे बच्चों ये दोनों जो काम थे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के आपको व्हाट्सएप कर दिए गए हैं। आपने ये क्वेश्चन जो है अपनी नोट कॉपियों पर लिखने हैं, इनको याद करना है और जो है अच्छे तरीके से जो है आपने इनको तैयार कर और ये जो लेक्चर साथ साथ सुनना भी है ताकि साथ साथ आपको टॉपिक की भी अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाइए। तो प्यारे बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोविड की सूरत हाल जो है वो मुल्क के अंदर जैसे आप लोग सुन रहे हैं काफ़ी तशवीशनाक है। तो आप लोग कोशिश करें कि बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें, घरों के अंदर स्टे करें और दिल लगा कर जो है वो स्टडीज़ करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। फिर हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।